नमस्कार, वेलकम टू जीके प्रिंस एकेडमी। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे रुक्मिणी प्रकाशन के लेखपाल प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज़ का, और उसमें जो है प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज 9 हो चुका है। तो आज का ये वीडियो जो है प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज नंबर 10 है, और इसमें हम लोग देख रहे थे हिंदी प्लस जीएस के क्वेश्चन की, ठीक है, जो कि 50 क्वेश्चन है दोनों को मिलाकर, और उसके बारे में देख रहे थे। तो आज की इस वीडियो में हम नेक्स्ट प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज जो है 10 डिस्कस करेंगे, जिसमें 25 क्वेश्चन हिंदी के हैं, 25 क्वेश्चन जीएस के हैं। तो सबसे पहले हम हिंदी को डिस्कस करेंगे, इसके बाद जीएस के क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। तो चलिए पहले हिंदी देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, दी गई पंक्तियों में प्रयुक्त रस के सही भेद का जो है चयन कीजिए। प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जलनिधि में डूबी का सहारा कहाँ। इसमें से बताना है कि इस पंक्ति में कौन सा रस है। तो अगर हम रस की बात करें तो इसमें जो है करुण रस का भाव निकलता है। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। करुण रस का स्थायी भाव जो होता है वो होता है शोक, और ये इम्पॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है क्योंकि पूछा भी गया है। स्थायी भाव जरूर पूछते हैं। करुण रस की बात करें तो किसी प्रिय व्यक्ति के विरह अथवा मरण से उत्पन्न होने वाली शोक भाव को करुण रस कहा जाता है, ठीक है। तो ये बातें होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक म्यान में दो तलवारें कभी नहीं रह सकती हैं, किसी और पर प्रेम नारियां पति का क्या सह सकती हैं। इसमें कौन सा अलंकार है ये बताना है, ठीक है। तो अगर हम अलंकार की बात करें तो इसमें जो है दृष्टांत अलंकार है। आंसर इसका सी पार्ट से हो जाएगा, दृष्टांत, ठीक है। अब दृष्टांत अलंकार क्या होता है, तो पहले कही हुई किसी बात को स्पष्ट करने के लिए उससे मिलती जुलती दूसरी बात कही जाए, तब वहाँ पर दृष्टांत अलंकार होता है, ठीक है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी पार्ट से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त जो है समास बताना है, कौन सा होगा। सर्वप्रिय, कौन सा समास है सर्वप्रिय, ये बताना है। तो सर्वप्रिय जो है ये तत्पुरुष समास का उदाहरण है। आंसर इसका ए पार्ट से हो जाएगा, तत्पुरुष समास, ठीक है। तत्पुरुष समास वो होता है जिसमें उत्तर पद प्रधान होता है, अर्थात प्रथम पद गौड़ और उत्तर पद की प्रधानता होती है, ठीक है। तो आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 4 और 5 में जो है तद्भव शब्द का चयन करना है, बताना है। तो क्वेश्चन 4 में जो है सरिता, प्रस्ताव, मगन और आषाढ़, इसमें बताना है कौन सा शब्द तद्भव शब्द है। तद्भव शब्द की बात करेंगे तो इसमें जो है मगन शब्द जो है वो तद्भव शब्द हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन 5 में इच्छा, प्रहार, पहर और कृत्य में तद्भव शब्द की बात करेंगे तो पहर शब्द जो है तद्भव शब्द हो जाएगा। आंसर इसका सी पार्ट इसका भी सही हो जाएगा, ठीक है। जो शब्द संस्कृत से आया गया है परंतु कुछ रूप उसमें परिवर्तन के बाद जो है हिंदी भाषा में स्वीकार किया गया तो वो है तद्भव शब्द, ठीक है। और जो शब्द सदैव संस्कृत से लेकर गया उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है उसको हम तत्सम शब्द कहते हैं, ठीक है। तो ये कुछ परिभाषा हो गई दोनों की। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 6 और 7 में बताना है कि जिसमें कोई त्रुटि है, किस भाग में त्रुटि है ये बताना है वाक्य में। आज भ्रष्टाचार हर क्षेत्र में शिष्टाचार के रूप में जाना जाता है। इसमें बताना है कि किस भाग में जो है त्रुटि है, गलती है। तो अगर हम आंसर की बात करेंगे, इसमें गलती की बात करेंगे तो जो जाना जाता है, ठीक है, यहाँ पे इसमें गलती है। आंसर इसका बी पार्ट से हो जाएगा। सही वाक्य की बात करें तो इसमें होगा आज भ्रष्टाचार हर क्षेत्र में शिष्टाचार के रूप में माना जाता है, ठीक है, ना कि जाना जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पे त्रुटि हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, ग्रीष्म ऋतु आते ही अनाज खरीदने की व्यवस्था किया जाता है। इसमें कहाँ पर गलती है ये बताना है। तो अगर हम गलती की बात करेंगे तो इसमें जो है बी पार्ट में ही गलती हो जाएगी, किया जाता है, ये गलत है, ठीक है। सही रूप की बात करेंगे तो खरीदने की व्यवस्था की जाती है, ना कि किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आंसर बी पार्ट से ही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है, क्या होगा। विज्ञान से संबंध रखने वाले को एक शब्द में क्या कहेंगे। तो विज्ञान से जो संबंध रखता है उसको वैज्ञानिक कहा जाता है एक शब्द में, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, सी पार्ट हो जाएगा। दिए गए वाक्य का वो भाग ज्ञात करना जिसमें कोई त्रुटि दिया गया है, कोई गलती है। सूरज कुंड से प्रतिवर्ष बड़ा मेला लगता है, यहाँ पे कहाँ गलती है ये बताना है। तो इसमें अगर हम बात करें सूरज कुंड से जो लिखा हुआ ये गलत है। सूरज कुंड से नहीं होगा, सूरज कुंड में होगा। सूरज कुंड में प्रतिवर्ष बड़ा मेला लगता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करना है। वो खाना डैश चुका है, बताना है बीच में क्या शब्द भरेंगे तो ये पूर्ण हो जाएगा। तो खाना खा चुका है इसमें भरा जाएगा तो सही रूप से इसका पूर्ण हो जाएगा वाक्य। आंसर इसका बी पार्ट सही हो जाएगा, ठीक है। न्यून शब्द का पर्यायवाची शब्द बताना है। न्यून शब्द का पर्यायवाची क्या होगा, पर्याप्त, कम, अधिक या फिर कोण। तो न्यून का पर्यायवाची की बात करें तो अल्प,
अल्प होता है या फिर कम होता है, ये सारे न्यून के पर्यायवाची होते हैं। तो आंसर इसका बी पार्ट सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने पर उस उपयुक्त विकल्प का चयन करना है कि इसकी जगह पे कौन सा शब्द लिखा जा सकता है। विजय ने अजय का बहुत तिरस्कार किया, यहाँ पे और दूसरा शब्द क्या लिखा जा सकता है। तो तिरस्कार शब्द को जो है अपमान शब्द से अलग प्रतिस्थापित किया जा सकता है, बदला जा सकता है। तो तिरस्कार की जगह पे अपमान भी लिखा जा सकता है। तो आंसर इसका ए पार्ट सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दिए गए शब्द का विलोम बताना है। साध्य का विलोम क्या होता है। साध्य मीन्स होता है जिसे साधा जा सके, तो इसका विलोम क्या होगा, असाध्य। ठीक है, आंसर इसका ए पार्ट सी हो जाएगा, असाध्य। अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। राम लक्ष्मण को अपना भ्राता मानता है, तो यहाँ भ्राता की जगह पे और कौन सा शब्द लिख सकते हैं। तो भ्राता का अर्थ होता है भाई, तो भाई भी लिखा जा सकता है। आंसर इसका डी पार्ट से हो जाएगा, भाई। ठीक है, कोंकणी शब्द क्या है ये बताना है अगले क्वेश्चन में। तो कोंकणी शब्द जो है वो एक तत्सम शब्द है। आंसर इसका बी पार्ट से हो जाएगा। हाँ, ठीक है, और इसका जो है आंसर तत्सम शब्द सही हो जाएगा। रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करना अगले क्वेश्चन में। सफ़ेद रंग डैश का प्रतीक है, किसका प्रतीक है सफ़ेद रंग। तो सफ़ेद रंग जो है वो शांति का प्रतीक है। ठीक है, आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी पार्ट से हो जाएगा। पिछले ज़माने में जब लोग लड़ते थे और कोई शांति के प्रतीक के रूप में जो है अगर उन्हें स्थापित करना होता था, सफ़ेद कपड़ा या फिर सफ़ेद कबूतर को छोड़ा जाता था। ठीक है, जो कि शांति का प्रतीक होता था। अगला क्वेश्चन है, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करना है। राम आजकल से आता है, कहाँ से आता है। तो ये जो है किससे आता है, तो देर से आता है। ठीक है, आंसर इसका क्या हो जाएगा, देर से आता है, सी पार्ट इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनना है। दोपहर से पहले के समय को क्या कहते हैं। तो दोपहर के पहले को समय को कहा जाता है पूर्वाह्न। ठीक है, पूर्वाह्न कहा जाता है। आंसर इसका डी पार्ट से हो जाएगा, पूर्वाह्न। अगला क्वेश्चन है, दिए गए क्वेश्चन में जो है शब्द का विलोम बताना। आधार का विलोम क्या होगा ये बताना है। तो चलिए बताइए, आंसर इसका क्या हो जाएगा, आधार का विलोम जो होगा वो निराधार हो जाएगा। आंसर इसका ए पार्ट ही सही हो जाएगा। आधार का विलोम क्या होता है, निराधार। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पर्यायवाची शब्द का बताना है क्या होगा। पार्वती का पर्यायवाची शब्द बताना है क्या होगा। तो पार्वती का पर्यायवाची शब्द इनमें से जो है गौरी हो जाता है। ठीक है, गौरी शिवा पार्वती, तो ये जो है इनका पर्यायवाची हो जाएगा पार्वती का। अगले क्वेश्चन में सही वर्तनी शब्द बताना है। तोपची का सही वर्तनी शब्द कौन सा लिखा हुआ है शुद्ध रूप से। तो अगर हम सी पार्ट को देखें तो ये सही रूप से लिखा हुआ है। ठीक है, आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी सही वर्तनी शब्द बताना है। ना समझी को किस तरीके से लिखा जा सकता है सही रूप से। तो ना समझी को जो है बी पार्ट में जो दिया गया है इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन 23 से लेकर 25 तक जो है गद्यांश दिया गया उससे संबंधित प्रश्न है। तो इस गद्यांश को पढ़िएगा और इससे संबंधित नीचे प्रश्न दिए गए हैं उसको हम देखते हैं। क्वेश्चन है, लेखक के मत में विश्व में जो है सुख समृद्धि और शांति स्थापित हो सकती है, किसके द्वारा हो सकती है। तो गद्यांश के अनुसार अगर हम आंसर की बात करें तो अहिंसा आत्मवाद के द्वारा जो है ये सुख समृद्धि और शांति स्थापित हो सकता है इस गद्यांश के अनुसार। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी पार्ट से हो जाएगा। हमारे पैर लड़खड़ाते हैं क्योंकि हम क्या होता है, अब ये गद्यांश पढ़ेंगे तो सही हो जाएगा। आप उसमें देख सकते हैं कहीं ना कहीं आपको आंसर मिल जाएगा, लक्ष्यहीन और दिशाहीन है। ठीक है, आंसर सही रूप से क्या होगा, लक्ष्यहीन और दिशाहीन है, इसलिए हमारे पैर लड़खड़ाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अहिंसा एवं सत्य के मार्ग की सबसे बड़ी बाधा क्या है। तो अहिंसा एवं सत्य के मार्ग की सबसे बड़ी बाधा है सत्य मार्ग की दुर्गमता। ठीक है, ये गद्यांश पढ़ के इस क्वेश्चन का आंसर ये हो रहा है। तो आंसर इसका डी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, अब सामान्य ज्ञान के 25 क्वेश्चन देखते हैं। उसमें पहला क्वेश्चन है, सूक्ष्म जीवों और उनसे होने वाले विभिन्न रोगों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, इनमें देखते हैं, चिकन पॉक्स और हेपेटाइटिस सी, ये दो चीज़ें हैं जो विषाणु द्वारा होते हैं। ठीक है, या पहला है। दूसरा है टाइफाइड और खसरा जीवाणु द्वारा फैलने वाले रोग हैं। अतिसार व मलेरिया जो है प्रोटोजोआ के द्वारा होते हैं। इसमें से बताना है कि कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो अगर हम सही कथन की बात करें तो इसमें से केवल 1 और 3 कथन सही हैं। आंसर इसका जो है सी पार्ट सी हो जाएगा। दूसरा जो टाइफाइड और खसरा दिया गया है ये जो है गलत है, ये जीवाणु द्वारा नहीं होते। खसरा होता है विषाणु द्वारा। ठीक है, खसरा किसके द्वारा होता है, वायरस के द्वारा होता है। तो ये इस तरीके से गलत हो जाएगा। और जुखाम इन्फ्लुएंजा अधिकतर जो है खांसी जो विषाणु द्वारा ही होता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो
देख लेते हैं। तो खसरा विषाणु द्वारा होता है, चिकन पॉक्स जो है वो किसके द्वारा होता है, वो भी विषाणु द्वारा होता है, पोलियो जो है विषाणु द्वारा होता है, हेपेटाइटिस ए जो है वो भी जो है वायरस के द्वारा होता है, क्षय रोग यानी कि टीबी जो होता है वो भी ये किसके द्वारा होता है, ये जीवाणुओं के द्वारा होता है। ठीक है, हैजा जो है जीवाणु के द्वारा, टाइफाइड जीवाणु के द्वारा, मलेरिया और अतिसार जो होता है टाइफाइड किसके द्वारा, जीवाणु के द्वारा होता है। तो यहाँ पे आंसर इसका सी पार्ट से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से बताना कौन सी एक सदिश राशि नहीं है। ठीक है, सदिश राशि की बात करेंगे तो द्रव्यमान में केवल परिमाण होता है और दिशा नहीं होती है। ठीक है, वह भौतिक राशियाँ जिसमें केवल परिमाण होता है दिशा नहीं होती वह अदिश राशियाँ कहलाती हैं। ठीक है, और द्रव्यमान हुआ, तापमान हुआ, समय हुआ, ये सारी कौन सी राशियाँ हैं, तो अदिश राशियाँ। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी पार्ट डी पार्ट हो जाएगा। द्रव्यमान जो है सदिश राशि नहीं है। ठीक है, द्रव्यमान एक अदिश राशि है, बाकी इसमें से तीनों जो राशियाँ संवेग, कोणीय वेग ये तीनों सदिश राशियाँ हैं। ठीक है, सदिश राशियाँ क्या होती हैं, तो जो वह भौतिक राशियाँ होती हैं जिनमें परिमाण और दिशा जो है दोनों होते हैं उन्हें सदिश राशियाँ कहते हैं। वेग, संवेग, कोणीय संवेग जो है ये सारे जो है सदिश राशियों के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, जल में कम घुलनशील गैस कौन सी होती है। तो जल में जो कम घुलती है वो है N2 यानी कि नाइट्रोजन गैस जो होती है वो जल में कम घुलनशील है। क्यों, क्योंकि ये नॉन पोलर है इसलिए जल में नहीं घुलती। जल एक ध्रुवीय विलायक है जिसमें वही यौगिक या अणु जो है घुल सकते हैं जिनकी प्रवृत्ति ध्रुवीय होती है। सभी विद्युत संयोजी यौगिक ध्रुवीय होते हैं। NH3 व HCl भी ध्रुवीय है जिनका विद्युत आघूर्ण क्रमशः 1.4 और 1.03 डाइन होता है। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए पार्ट सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या है ये बताना है। राइबोसोम का क्या मुख्य कार्य होता है, तो राइबोसोम का मुख्य कार्य होता है प्रोटीन का संश्लेषण करना। ठीक है, आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी पार्ट सही हो जाएगा। राइबोसोम जो RNA तथा प्रोटीन का बना होता है, यह या तो कोशिका में मुक्त अवस्था में पाया जाता है या फिर अंतःप्रद्रव्य जालिका या जो नाभिक कला होता है उसके साथ संयुक्त होता है। ठीक है, राइबोसोम जो है आनुवांशिक पदार्थों के संकेतों को प्रोटीन श्रृंखला में परिवर्तित करते हैं। ठीक है, तो राइबोसोम जो है एक जटिल अणु है जो सजीव कोशिका के कोशिका द्रव में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वोलेटाइल मेमोरी की वोलेटाइल मेमोरी है। ठीक है, यानी कि अस्थिर मेमोरी कौन सा है ये बताना है। तो इसमें से जो ऑप्शन है सी पार्ट रैम ये है वोलेटाइल मेमोरी। ठीक है, ये अस्थिर होता है, अस्थायी होती है। ठीक है, प्राथमिक मेमोरी को जो है मुख्य मेमोरी कहा जाता है या फिर अस्थायी मेमोरी के नाम से इसको जानते हैं। अस्थिर मेमोरी जो है में काम खत्म होने के बाद इसमें स्टोर हुआ डाटा सारा डिलीट हो जाता है, यानी कि अगर हम काम कर रहे हैं तब तक ये रहता है, इसके बाद अगर हम बंद करते हैं कंप्यूटर लैपटॉप को तो इसमें जो डाटा रहता है रैम में वो सारे डाटा डिलीट हो जाते हैं। ठीक है, बाकी ये जो रोम है, रोम एक नॉन वोलाटाइल मेमोरी है जो कि इसमें डाटा जो स्टोर होता है वो सुरक्षित रहता है बंद होने के बाद भी। ठीक है, प्राइमरी मेमोरी दो प्रकार की होती है, एक होती है रैम, एक होती है रोम। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट के रूप में पुनः संग्रह होता है, किसका होता है ये बताना है। तो मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट के रूप में जो है पुनः संग्रहण जो होता है वो ग्लाइकोजन का होता है। आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, ग्लूकोज जो है ये टूटकर ग्लाइकोजन के रूप में बनता है। ठीक है, मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट की प्राथमिकता जो भूमिका होती है शरीर की सभी कोशिकाओं को ऊर्जा प्रदान करना इसका मेन कार्य होता है। कार्बोहाइड्रेट जो है मूल रूप से शुगर अथवा शुगर तथा स्टार्च का होता है। कार्बोहाइड्रेट भोजन के पचाने के समय ग्लूकोज में बदल जाता है जिससे शरीर को ऊर्जा मिलती है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी पार्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था ये बताना है। तो गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति जो थे या था उसका नाम हो जाएगा सुभद्र। ठीक है, ये अंतिम थे जिनको ज्ञान प्राप्त हुआ था गौतम बुद्ध से। ठीक है, अपने जीवन के अंतिम वर्ष में बुद्ध कुशीनगर चले गए थे और वहीं कुशीनगर में ही सुभद्र को उन्होंने अंतिम उपदेश दिया था। आनंद जो है बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य थे। बुद्ध के जीवन काल में ही उनका चचेरा भाई देवव्रत ने धर्म का प्रधान बनने का प्रयास किया था। बुद्ध के अपने समय बुद्ध जो है अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर ही बौद्ध संघ में महिला को प्रवेश दिया। संघ में शामिल होने वाली पहली महिला का नाम था प्रजापति गौतमी। ठीक है, कुछ बातें हो गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वंदे भारत का संपादन किनके द्वारा किया गया था। वंदे भारत का संपादन जो है अरविंद घोष के द्वारा किया गया था। आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी पार्ट से हो जाएगा अरविंद घोष। ठीक है, अरविंद घोष जो है वंदे मातरम समाचार पत्र के जो है
सॉरी वंदे भारत ने वंदे मातरम। वंदे मातरम समाचार पत्र के संपादक कौन थे? अरविंद घोष। ठीक है, वंदे मातरम समाचार पत्र का संपादन कब किया गया था? 1906 में। ये डेट याद रखना, 1906 में। और ये कहाँ पर हुआ था? कलकत्ता में इसका समाचार पत्र का संपादन किया गया था फर्स्ट टाइम। तो आंसर सी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष कौन थे? ये बताना है, कौन बने थे? तो कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष की बात करेंगे तो वो थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, उस टाइम के सबसे युवा अध्यक्ष बने थे। और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो 1888 से लेकर 1958 तक के वर्ष में 1923 में जो है 1923 में, ठीक है, ये जो है दिल्ली के आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में अध्यक्ष चुने गए थे। उस समय इनकी उम्र थी 40 साल। ठीक है, तो सब फर्स्ट टाइम थे जो अध्यक्ष बने थे और सबसे युवा अध्यक्ष बनाए गए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1928 में गठित भारतीय संवैधानिक सभा समिति की रिपोर्ट नेहरू रिपोर्ट का विरोध किसने किया था? ये बताना है। तो इसके अगर हम आंसर की बात करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा एक क्वेश्चन रह गया है, इसको देखते हैं। ठीक है, तब उसके बारे में इसके देखते हैं। 60 क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किसने जो है भीख मांगने वाली संस्था कहा था? तो ये किसके द्वारा कहा गया था? तो इसके अगर हम आंसर की बात करें तो आंसर इसका ए पार्ट से हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? ए पार्ट हो जाएगा। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य भी कहा जाता है। बाल गंगाधर तिलक ने जो कांग्रेस को बेगिंग इंस्टीट्यूट अर्थात भीख मांगने वाली संस्था कहा था। तिलक ने जो है कांग्रेस के आवेदन पत्र की देने की नीति पर कहा था कि इस भीखमंगी से कुछ हासिल नहीं होगा। उन्होंने आगे कहा था कि वर्ष में एक बार मेंढक की तरह टर टर से कुछ नहीं हासिल होगा। लाला लाजपत राय ने कांग्रेस के वार्षिक सम्मेलन को शिक्षित भारतीयों का वार्षिक जलसा कहा है। तिलक, लाला लाजपत राय व बीसी पाल गर्मपंथी के लीडर थे जिन्होंने नरमपंथी कांग्रेसियों का जो है विरोध किया था। तो आंसर इसका ये पार्ट से हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1928 में गठित भारतीय संवैधानिक सभा समिति की रिपोर्ट नेहरू रिपोर्ट का किसने विरोध किया था? तो विरोध जो किया गया था वो मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा किया गया था। आंसर इसका सी पार्ट से हो जाएगा, मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, और नेहरू रिपोर्ट के विरोध में जिन्ना ने अपनी 14 सूत्रीय मांग प्रस्तुत की जो सांप्रदायिकता पर आधारित थी। नेहरू रिपोर्ट की मुख्य मांग में जो है भारत को संघ राज्य बनना शामिल था। ठीक है, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को समाप्त कर जनसंख्या के आधार पर मुस्लिम सीट को आरक्षित करने की मांग यह किया गया था 14 सूत्रीय कार्यक्रम में मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सारस कहाँ का राज्य पक्षी है? तो सारस जो है उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी है। आंसर इसका ए पार्ट से हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। ठीक है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है राजस्थान का राज्य पक्षी है। और इसके बाद जो है मध्य प्रदेश के राज्य पक्षी का नाम है दूधराज, यानी कि एक शाह बुलबुल देखा होगा। ठीक है, वो जो है पश्चिम बंगाल का राज्य पक्षी है। शाह बुलबुल इसको कहा जाता है, दूधराज भी कहा जाता है। सॉरी, ये मध्य प्रदेश का है। ठीक है, शाह बुलबुल कहाँ का है? मध्य प्रदेश का। इसके बाद अगर हम पश्चिम बंगाल के राज्य पक्षी की बात करें तो श्वेतकंठ किंगफिशर जो होता है, ठीक है, वो पश्चिम बंगाल का राज्य पक्षी है। ठीक है, किंगफिशर। तो इस तरीके से इसका जो है आंसर क्या हो जाएगा? बी पार्ट से हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? वेल्थ ऑफ नेशंस, वार एंड पीस, मैन ऑफ डेस्टिनी, मैन ऑफ ईटर्स ऑफ कुमाऊ, इसमें बताना कौन सा सुमेलित नहीं है। तो अगर हम बात करें आंसर इसके 63 की बी की, तो बी आंसर इसमें सही सुमेलित नहीं है। वार एंड पीस जो है ये, और विक्टर ह्यूगो जो लिखा है इसके सामने, ये गलत है। वार एंड पीस के लेखक की बात करें तो उनका नाम था लियो टॉल्स्टॉय, जिन्होंने वार एंड पीस लिखा था। ठीक है, बाकी सारे ऑप्शन जो है सही हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा आरबीआई का कार्य नहीं है? ये बताना। तो आरबीआई का कार्य कौन सा नहीं है? तो कृषि विकास के लिए किसानों को सीधे धन आवंटित करना, यह आरबीआई का कार्य नहीं होता। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का यह कार्य नहीं होता। बाकी बैंकों का बैंक है, शाख नियंत्रक करता है, विदेशी मुद्रा का भी संरक्षक होता है आरबीआई। आरबीआई जो भारत का क्या होता है? केंद्रीय बैंक है, और ये जो है इसे बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। ठीक है, और इसके बाद अगर हम बात करें तो आरबीआई सरकार के बैंकर के रूप में कार्य करती है, और ये जो है नोटों का निर्गमन करती है, विदेशी मुद्रा का संरक्षण करती है, शाख नियंत्रण करती है। आरबीआई के द्वारा ही प्रति 2 माह की अवधि पर जो मौद्रिक नीति की घोषणा की जाती है। ठीक है, जिसके अंतर्गत रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर, एमएसएफ आदि दरों का भी निर्धारण होता है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी पार्ट से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से
लघु उद्योगों की क्या समस्या है ये बताना है, ठीक है। लघु उद्योगों की समस्या बताना है, इनमें से क्या होगा। तो अगर हम आंसर की बात करेंगे तो आंसर इसका हो जाएगा ये सभी। पूंजी का अभाव, विपणन का अभाव, कच्चे माल का अभाव, ये सारी लघु उद्योगों की समस्या है, ठीक है। लघु उद्योग के सामने उपयुक्त सभी ये समस्या हैं, जिसमें उन्हें दूसरे उपकरण का अभाव होता है, वित्त और साख का भी अभाव करना पड़ता है, ठीक है। और इसके बाद अगर हम बात करें तो लघु उद्योग के विकास से संबंधित समिति बनाई गई थी, वो थी आबिद हुसैन समिति। तो आबिद हुसैन का समिति का संबंध किससे है? लघु उद्योग के विकास से है। सिडबी की स्थापना की बात करें तो 1990 में किया गया था। 1990 में सिडबी बैंक की स्थापना किया गया था, ठीक है। सिडबी जो है लघु उद्योग का सर्वोच्च वित्तीय संगठन है। तो इस तरीके से इसको भी याद रखना है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। बंद अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हो? अगला क्वेश्चन है बंद अर्थव्यवस्था। बंद अर्थव्यवस्था की बात करें तो ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पूर्णतः प्रतिबंधित हो, अर्थात आयात निर्यात नहीं होता हो, तो उसे बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। आयात निर्यात माने कि खरीदना बेचना, ठीक है। तो ये अगर जहाँ से विदेशों से ना हो, ना खरीदा जाए ना बेचा जाए, तो उसे बंद व्यवस्था कहते हैं। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? आयात निर्यात उसमें बंद हो जाता है, ठीक है। आदिम समाज में बंद अर्थव्यवस्था मौजूद, क्योंकि उस समय जो है एक दूसरे से देश कनेक्टेड नहीं थे। और वर्तमान व्यवस्था जो है एक खुली हुई अर्थव्यवस्था है, क्योंकि यहाँ पे एक देश दूसरे देश से आयात भी करता है, निर्यात भी करता है, ठीक है। तो खुली हुई अर्थव्यवस्था का अभिप्राय क्या है? जहाँ पे आयात निर्यात दोनों होता है। बंद अर्थव्यवस्था में जो है जीडीपी बराबर जीएनपी के होता है, ठीक है। और इस तरीके से ये कुछ पॉइंट हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समवर्ती सूची के निम्न में से कौन सा विषय नहीं है, ये बताना है। समवर्ती सूची का विषय निम्न में से कौन सा नहीं है? तो अगर हम आंसर की बात करें तो इसमें हो जाएगा डाक। डाक जो है वो समवर्ती सूची का विषय नहीं है, ठीक है। डाक किसकी सूची का विषय? तो संघ सूची का विषय होता है डाक, ठीक है। और इसके बाद इस पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार को प्राप्त होता है। अन्य तीनों जो है समाचार पत्र, परिवार नियोजन और कारखाना, ये समवर्ती सूची का विषय है, जिन पर संघ एवं राज्य सरकार दोनों कानून बना सकते हैं। समवर्ती सूची के विषय पर राज्य कानून का संघीय कानून को प्राथमिकता दी जाती है, ठीक है। संविधान की सातवीं अनुसूची जो है, संविधान में जो 7वीं अनुसूची है, उसमें केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन संघ, राज्य और समवर्ती सूची के रूप में किया गया है, ठीक है। तो ये कुछ बातें होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है, ये बताना है। उर्दू, सिंधी, नेपाली, अंग्रेजी। तो इसमें से अगर हम आंसर की बात करेंगे तो डी पार्ट हो जाएगा। अंग्रेजी भाषा जो है वो 8वीं अनुसूची में नहीं शामिल है, ठीक है। संविधान के अनुच्छेद 348 में कहा गया है कि सरकार के द्वारा जारी अधिसूचना सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय की भाषा क्या होगी? अंग्रेजी होगी। लेकिन 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं में जो है उसमें अंग्रेजी शामिल नहीं है वर्तमान में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति नहीं होती है? प्रधानमंत्री, राज्यपाल, उपराष्ट्रपति और महान्यायवादी। अगर हम इसके आंसर की बात करेंगे तो जो उपराष्ट्रपति हैं इनकी नियुक्ति नहीं होती, ठीक है। आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी पार्ट से हो जाएगा। उपराष्ट्रपति जो है अनुच्छेद 66 के तहत 66 के तहत जो है निर्वाचन किया जाता है उपराष्ट्रपति का, ठीक है, जिनका कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का होता है। तो उपराष्ट्रपति की क्या होती है? नियुक्ति नहीं होती, इनका निर्वाचन होता है। उपराष्ट्रपति इसके बाद अनुच्छेद 75 के आधार पर प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करता है। उपराष्ट्रपति पद का उल्लेख जो है अनुच्छेद 63 में भी है। उपराष्ट्रपति स्वेच्छा से त्यागपत्र दे सकते हैं और संसद द्वारा हटाने संबंधी प्रस्ताव पारित होने के आधार पर भी हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति पद का उल्लेख जो है अनुच्छेद 53 में है। अनुच्छेद 155 के अनुसार जो है राज्यपाल को राष्ट्रपति नियुक्त करता है, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थारू जनजाति कहाँ का मूल निवासी है, ये बताना है, ठीक है। किस प्रदेश का मूल निवासी जो है वो थारू जनजाति है? तो आंसर की बात करेंगे तो आंसर इसका बी पार्ट से हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का मूल निवासी थारू जनजाति है। उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड में खासकर ये निवास करती हैं। थारू जनजाति जो है बिहार के चंपारण में भी पाए जाते हैं। अरुणाचल प्रदेश में जनजातियों की बात करें तो मोम्पा, डबला, सुलुंग, मिसनी, मेजी आदि जनजातियां पाई जाती हैं। मध्य प्रदेश की जनजाति की बात करें तो गोंड, भील, कोल, संथाल आदि जनजातियां पाई जाती हैं। तमिलनाडु की जनजाति में टोडा प्रमुख है, टोडा जनजाति, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत के उत्तरी मैदानों में शीत वर्षा होती है, कब होती है ये बताना है। तो शीत वर्षा की बात करेंगे तो जब पश्चिमी विक्षोभ होता है तो उत्तरी भारत में शीत वर्षा होती है पश्चिमी विक्षोभ के कारण उत्तरी मैदानों में, ठीक है। और ये शीत ऋतु में जो है पंजाब, हरियाणा आदि उत्तर भारत में वर्षा पश्चिमी विक्षोभ के कारण होता है। सर्दियों में होने वाली वर्षा जो उत्तरी महाद्वीप क्षेत्र में रबी की फसल के विकास के लिए महत्वपूर्ण होती है। रबी की फसल की बात करें तो गेहूँ, जो चना, मटर होता है। लौटते हुए उत्तर पूर्व मानसून से नवंबर दिसंबर में जो वर्षा होती है वो कहाँ पर होती है? वो तमिलनाडु में होती है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, नवंबर दिसंबर का महीना भी शीत ऋतु होता है
लेकिन जब मानसून लौटता है तब उत्तर पूर्व मानसून से जो लौटता है वो तमिलनाडु में वर्षा होती है, वो उत्तर पूर्व मानसून के द्वारा होता है। तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर अटैक का प्रकार नहीं है? इसमें से बताना है कौन सा एक कंप्यूटर अटैक का प्रकार नहीं होता है। तो अगर हम आंसर की बात करेंगे तो स्ट्राइलिंग जो है ये कंप्यूटर अटैक का प्रकार नहीं होता है। ठीक है, आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी पार्ट सी हो जाएगा, स्ट्राइलिंग। स्ट्राइलिंग एक कंप्यूटर प्रकार का नहीं होता है, आंसर डी पार्ट हो जाएगा। बाकी इसमें फिशिंग है, स्निफिंग है, स्प्यूफिंग है, तीनों जो है कंप्यूटर अटैक के प्रकार होते हैं। और कंप्यूटर के पितामह या कंप्यूटर के जनक की बात करें तो चार्ल्स बैबेज को माना जाता है। सीपीयू को जो है कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें तो भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है? तो वह है सिद्धार्थ। अगला क्वेश्चन है, भारत में लौह अयस्क निम्न में से किस क्रम की शैलों में पाया जाता है? तो भारत में लौह अयस्क की बात करें तो वो धारवाड़ क्रम की शैलों में पाया जाता है। आंसर क्या हो जाएगा? सी पार्ट से हो जाएगा, धारवाड़ एवं कुडप्पा युगीन आग्नेय शैल जो होते हैं उनमें जो है लौह अयस्क अधिकता में पाया जाता है। लौह अयस्क की बात करें तो इसके मुख्य अयस्क की बात करें तो मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, सीडेराइट, लिमोनाइट, ये सारे लोहा के मुख्य अयस्क हैं। ठीक है, इन अयस्कों में लोहे की सर्वाधिक मात्रा जो है मैग्नेटाइट में होती है 72%। इसके पश्चात हेमेटाइट में होती है 50 से 60%। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने कॉलेजों में पहले वर्ष के दौरान आपदा प्रबंधन को अनिवार्य रूप से में पढ़ाए जाने की घोषणा की है? ये बताना है। अगर हम आंसर की बात करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा सी पार्ट, ओडिशा राज्य ने यह घोषणा किया है। ठीक है, किस राज्य ने किया गया है? ओडिशा राज्य द्वारा। लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, MS पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर की स्लाइड में वांछित टेक्स्ट खोजने हेतु तो प्रदत्त जो फाइंड कमांड है ये किस टैब में उपलब्ध है? ये बताना है। फाइंड कमांड जो होता है वो होम टैब में उपलब्ध होता है। आंसर क्या हो जाएगा? सी पार्ट हो जाएगा, होम टैब। ठीक है, होम टैब में उपलब्ध होता है फाइंड कमांड। तो चलिए थे कुछ क्वेश्चन जिसका डिस्कशन किया गया प्रैक्टिस सेट नंबर 10। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ठीक है, और वीडियो को एंड तक देखिए और इसके बाद सभी प्लेलिस्ट बना दिया गया। आप अगर करंट अफेयर से देखना चाहते हैं या फिर सामान्य ज्ञान की, घटना चक्र लेखपाल की, या फिर ग्रामीण समाज के, चाहे यूथ की हो चाहे घटना की हो, वो सभी का सभी प्लेलिस्ट बनाए, सारी बुक अपलोड हो चुकी है। आप लोग उसको जाकर वहाँ से देख सकते हैं, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार।